Assalamualaikum everybody. How are you all doing? And you're watching me and Abdullah here on Jio Pakistan. क्या हाल है? अच्छा जी, रमज़ान बस अब कुछ ही दिन का मेहमान रह गया है और लास्ट फ्यू डेज मिक्स्ड फीलिंग होती हैं। एक तो सर्टनली ईद के आने की खुशी हो रही होती है क्योंकि बच्चों की तैयारी और फेस्टिविटी और वो माहौल और वो शॉपिंग जितनी भी इंसान कर सके वो एक माहौल तो बन ही जाता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा ख़रीदारी ना भी करें। दूसरा ये दुख हो रहा होता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी ऑफ द associated with this month है ना, वो अब हमसे जुदा होगी। which you can carry forward as well. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो महीना जो होता है रमज़ान का वो ऑब्वियसली निकल जाता है। अच्छा जी, हमारे पास ताज़ा तरीन खबर ये है, हमारे पास वैसे तो बहुत सी बातें हैं लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। एज इन द लेटेस्ट इज़ कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है और वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स की फराहमी की समरी मंजूर कर ली है। वफाकी काबीना ने फ़ंड्स की फराहमी का मामला कौमी असम्बली को भेज दिया है। ये है ताज़ा तरीन, वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स की फराहमी की समरी मंजूर की है। फ़ंड्स की फराहमी का मामला एज इन फ़ंड्स दिए जाएंगे, ये मामला अभी मंजूर नहीं हुआ है। ये हम एग्जैक्टली मालूम कर लेते हैं। अयाज अकबर हमारे साथी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा, ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है ना अयाज, ये लाइन पढ़कर कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स की फराहमी की समरी मंजूर कर ली, तो क्या हम ये एज्यूम करें कि फ़ंड्स का इजरा हो सकेगा या ये मामला अब पार्लियामान में जाएगा, डिस्कस होगा वहाँ पर? देखिए, ये दूसरी दफा हुआ है। अगर आपको पहले याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए फराहम करने के लिए हुकूमत को कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन होना है पंजाब में उसकी फंड्स की फराहमी फौरी यकीनी बनाई जाए। इससे पहले काबीना का इजलास हुआ और उसमें फिर एक ये फैसला हुआ था कि ये मामला जो है ये काबीना को भिजवाया जाए। फिर उसकी काबीना ने मंजूरी दी थी। वजारत खजाना और वजारत कानून को कहा था कि आप इसका एक बिल तैयार करें जो पार्लियामेंट में पेश होगा और उसके बाद फिर उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। यूनानिमसली कहा गया था कि फंड्स जो है वो फराहम नहीं किए जा सकते। उसके हवाले से पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दी। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर फिर जारी किया है कि फौरी तौर पर जो है वो स्टेट बैंक को डायरेक्टली कहा है कि वो जो है वो फंड जारी करे इलेक्शन कमीशन को। उस हवाले से क्योंकि ये एक ऑर्डर था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का, तो एक मरतबा फिर काबीना ने सर जोड़ा, आपस में बैठे और जो समरी है वो समरी जो है वो ये नहीं, एक मरतबा फिर इस ऑर्डर का जो कंप्लायंस है उस पे कंप्लायंस कैसे करनी है, फंड देने हैं या नहीं देने। तो काबीना ने इस तमाम मामले को एक मरतबा फिर जो है वो पार्लियामेंट में भिजवा दिया है कि अब पार्लियामेंट एक मरतबा फिर जो नया ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस पर ये फैसला करे कि क्या फंड दिए जा सकते हैं कि नहीं दिया जा सकते। ये समरी जो है ये पार्लियामेंट को भिजवाने की समरी जो है इस मामले को ये मंजूर हुई है। फंड जारी करने की कोई मंजूरी नहीं हुई, बल्कि ये अब आगे इस पे कास होगा पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, कि कौमी असम्बली इस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से लेती है। क्या इसको अगर फंड देने हैं तो यूनानिमसली असम्बली में इसको मंजूर करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर फंड जारी किए जाए, और अगर इसको वहाँ से ये कहा जाता है कि फंड नहीं दिए जा सकते, जो भी आगे वजूहात होगी तो पार्लियामेंट से ही उसकी मंजूरी होगी। ये वो मामला है कि पार्लियामेंट में जाएगा, उसकी मंजूरी हुई है, फंड्स के इजरा की कोई मंजूरी नहीं हुई। जी हो गया है कि फंड्स के इजरा की मंजूरी नहीं हुई है। ये मामला कौमी असम्बली जाएगा और वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि ये मामला कौमी असम्बली जाएगा और कौमी असम्बली इस मामले को फर्दर तय करेगी। एहसन भून इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तमाम बार काउंसिल प्रोविंशियल और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो शरीक हुए। 10 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स वो यहाँ मौजूद थे और चंद एक ने वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पे ख़िताब किया। वो यहाँ मौजूद थे और चंद एक ने वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पे ख़िताब किया। फिर कोयटा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे और जितनी भी हमने 12:30 बजे से शुरू की कॉन्फ्रेंस और अभी आपके सामने हाज़िर होने तक कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो अनरिप्रेजेंटेड था। सारे की सारी मुंतखब क़यादत थी, पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत जो इस वक्त यहाँ पे थी अभी भी आपके सामने मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 नायब सदूर और एग्जेक्टिव मेंबर्स तकरीबन 10 बंदे
जो कि मेजॉरिटी व्यू रखते हैं वो भी हाज़िर थे। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी साहब जो भी हमारी मीटिंग होती है उसके मिनट्स को प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय अपनी एक और प्रेस रिलीज जारी कर दे हैं, जिनका उन्होंने कंडेम किया। हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्टेड बंदे ये कोई 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई। 1.5 इंच की मस्जिद उन लोगों ने बनाई है जो नॉन इलेक्टेड हैं। आज ये फोरम ये यहाँ पे मौजूद है और ये बता रहा है कि सारी पाकिस्तान की लायर्स फ्रेटर्निटी इनके पीछे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन बड़ी शद्दोमत के साथ पिछले कुछ दिनों से आपके सामने आके दावा कर रहे हैं कि लायर्स मूवमेंट शुरू हो रही है, हम लायर्स मूवमेंट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस होता है मुझे उनको देख के कि जब लायर्स मूवमेंट शुरू हुई थी 2007 और 8 में, तो वो परवेज़ मुशर्रफ के स्पोक्समैन थे। वो न सिर्फ वो बल्कि उनकी सारी फैमिली परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ी थी। और लायर्स मूवमेंट हम तमाम वकला शरअ दस्तूर पर तशद्दुद भी सह रहे थे, कोड़े तशद्दुद भी सह रहे थे, ज़ख्मी भी हो रहे थे, FIR भी हो रही थी। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जनाब आप तो किसी तहसील बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी नहीं बने आज तक, आप किस तरह लायर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आपके तवज्जुह से मैं ये पैगाम पूरी लायर्स फ्रेटर्निटी को देता हूँ कि आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की लायर्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई। यूनानी मसली हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया और उसमें कल 18 तारीख को यौम स्याह मना रहे हैं और 29 तारीख को बलोचिस्तान में कोयटा के मकाम पे लायर्स कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है। और इसी का तसलसल करते हुए बाकी तमाम सूबों में हम लायर्स को मुतहर्रक करेंगे और लायर्स को मुतहर्रक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात जो मैं बहुत करना चाहूँगा वो ये है कि 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिन्होंने रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास किया, उनमें 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो हैं जिनको पाकिस्तान बार कौंसिल के जुडिशल कमीशन के रुकन जनाब अख्तर हुसैन साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जिनकी शमूलियत पे एतराज़ किया। और एतराज़ ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करके उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। आज साबित हुआ कि रूल्स अमेंडमेंट किए बगैर आज ये साबित हुआ कि सिर्फ इस वजह से एक पैकेज के तहत उनको लाया जाता है। हम इसको भी कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अली मवासी जी, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल, 2 बातें आपसे करनी है। आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स के चेयरमैन और 10 जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर थे, उन्होंने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और कल उन्होंने कहा कि हमने वकला बरादरी ने उनके मुताबिक यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। और इस बारे में जियो न्यूज़ पे मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। लेकिन अभी कमिंग बैक टू द मोर प्रेसिंग इशूज, एज इन दिस इज आल्सो अ प्रेसिंग इशू जो हो रहा है, बट हमारे पास और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। जैसे कि आपको बताएं कि पंजाब में जल्द इलेक्शन के मामले में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वाज़े इख्तलाफात मौजूद हैं। हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद मई में किसी सूरत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह ये बात बहुत खुलकर कह चुके। और अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। हालात भी बज़ाहिर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी की समरी मंजूर कर लिया और वफाकी काबीना ने मंजूर क्या कर लिया, आप कंफ्यूज न होइएगा। फंड्स की फराहमी का मामला कौमी असम्बली रेफर कर दिया है। सो ये है मामला। एक दफा फिर उस पर डिस्कशन करके आगे भेज दिया कि आगे। दूसरी तरफ उधर अदालत पहले ही कह चुकी है कि अहकामात पर अमल न होने के नताइज होंगे। फवाद चौधरी को अभी से शहबाज शरीफ की नाअहली नजर आ रही है, बट आई गेस शहबाज शरीफ को भी अगर ऐसा मामला है तो नजर आ ही रहा होगा। ही मस्ट ऑल्सो हैव समथिंग इन माइंड।
वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिल यही है कि जब तक नाअहली ना हो उन्होंने भी बाज नहीं आना। शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मनसूबा लंदन में ही बना है और वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। वो क्या बयान कर रहे हैं, एक तरफ जब वो आए हैं सिराजुल हक साहब मुलाकात करके उन्होंने अली जैदी को उठा लिया। ये तो नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियाँ भी होती जाएँ, लोगों पर तशद्दुद भी किया जाए और साथ मुज़ाकरात। पहले माहौल तो बनाए। सो ये है। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि कौमी असम्बली का आज इजलास जो है वो हो रहा है और पैसे देने हैं या नहीं आज फैसला जो है वो हो सकता है और वैसे भी उनको समरी जो है वो पहुंच गई है, तो दे आर गोइंग टू डिसाइड। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कौमी असम्बली आज फैसला कर लेगी, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। कौमी असम्बली अगर इसे पास करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हो जाएगी। कौमी असम्बली अगर इसको पास नहीं करती तो आइन की जो है वो उनका मैंडेट है आर्टिकल 84 के तहत, उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर ले, शाम को सेशन है। मामले की संजीदगी की वजह से कमेटी ने यही हुक्म किया कि आज ही ये सारा प्रोसेस करके असम्बली के सामने रखा जाए एंड लेट नेशनल असम्बली डिसाइड। साथ ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की भी बातें शुरू हो गई हैं। बहुत सी शराइत भी सामने आ गई हैं। कौमी असम्बली का सेशन जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे थे कि मामला क्लियर हो जाएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स की फरहमी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जैसा कि डायरेक्टली हुक्म दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, या फिर कौमी असम्बली इसके कुछ बरअक्स डिसाइड करती है। अच्छा, जैसे कि हमने आपको बताया कौमी असम्बली का इजलास भी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पहुँच चुके हैं। यकीनन आज फैसला भी हो जाएगा। इसमें गौर यही होगा कि फ़ंड्स के इजरा का जो मामला है उस पर बहस की जाएगी, उस पर बात होगी, उस पर गौर होगा। सो यस, दिस इज़ द लेटेस्ट फ्राम इस्लामाबाद, जहाँ पार्लियामान हाउस में इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इजलास में मौजूद हैं। बात ये की जाएगी, बहस यही की जाएगी कि आया फंड्स की फरहमी का मामला अप्रूव करना है या फिर इसके बरअक्स कोई बात होती है। अच्छा जी, और भी आपको पता ना कि एवरीबडी हैज़ अ से इन ऑल ऑफ इट दैट इज़ हैपनिंग, तो लिहाजा आपको कुछ उनकी भी अपडेट्स दे दें कि साथ ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। ये कल भी हमने आपको अपडेट किया था। PTI ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। सियासी रहनुमा शायद अपने फैसले खुद अपने हाथ लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो सिर्फ हुकूमत अदालत को सियासी मामलात से दूर रहने का कह रही थी और अब कई और मजबूत आवाज़ें भी आने लगी हैं। इलेक्शन के हवाले से मसाइल ना सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है, न कोई इस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों इदारों को गैर जानिबदार रहना चाहिए और ये सारा मसला असम्बली में मौजूद जो सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है वो खुद आपस में मिलकर तय कर ले। लेकिन जाहिर है इसके लिए अपने अपने मौक़िफ़ से जरा 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक इलेक्शन हो, एक ही दिन पर हो और इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स का एक शफाफ इलेक्शन पर इत्तेफाक राय हो जाए। ये तो सिराजुल हक साहब भी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं, यही हल है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो। इसी पे बात कर लेते हैं। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और तर्जुमान PDM हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, जमात इस्लामी काफ़ी सरगर्म है सियासी क़यादत को कम अज़ कम इलेक्शन के मामले पर तो आपको पता ही है मुज़ाकरात के लिए इकट्ठा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसके हक़ में नज़र आ रही है। PDM भी क्या समझती है कि बात होनी चाहिए, और तो कुछ शराइत भी दूसरी तरफ से सामने आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर सियासी पार्टियों का बुनियादी उसूल यही है कि मुतनाज़ उमूर या जो भी सूरत हाल हो। साहब कता कलामे की माजरत, लेकिन अभी हमें बराह रास्त जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में की तायीद करना चाहता हूँ। ये पूरा मौज़ज़ ऐवान हम सब मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की वफ़ात पर हम सब रंजीदा हैं और मैं आपको दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूँ कि मेरी उनसे पहली मुलाकात जब हम 2018 में मुंतखब होकर आए तो बतौर
ऑपोजिशन के उनसे खाल खाल मुलाकात होती थी, लेकिन जब वो काबीना में आए तो उनको करीब से देखने का मौका मिला। मैं आपको अगर ये कहूँ कि हमारी काबीना के मुफ्ती साहब एक नगीना थे, एक इंतहाई ईमानदार शख्स, बहुत हलीम तबा, बड़ी सराहत के साथ बात करते थे, एक जय्यद आलिम थे। और अब पता चला कि वो अपने इलाके में मस्जिद के पिछवाड़े में एक छोटे से घर में रहते थे। इलेक्शन उन्होंने एक मोटर बाइक पे कैंपेन की। वो एक बहुत अमली तौर पर एक बड़े अजीम मुसलमान थे और सच्ची और खरी बात करते थे। मैंने उनको काबीना में हमेशा किसी झोल के बगैर अपनी बात को करने में उनको बड़ा माहिर पाया। और ये आज इस हाउस के लिए भी और आपके तौसीफ जनाब स्पीकर, पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए मैं आज ये राज बताना चाहता हूँ कि जब काबीना ने फैसला किया कि जो भी ऑनरेबल मेंबर इन सख्त माशी हालात की रोशनी में मुश्किल वक्त के पेश नज़र जो भी अपने ताईं वॉलंटरीली अपनी तनख्वाह या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सरेंडर करना चाहे तो हम सब उनको खुशामदेद कहेंगे। काबीना की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इस फैसले से वॉलंटरीली इत्तफाक किया कि बिल्कुल मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हमें जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करें। लेकिन मुफ्ती साहब मरहूम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मैंने बात करनी है, और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनका बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के उनका जो रिफ्लेक्शन थी वो उन्होंने फिल फौर ज़ाहिर कर दी कि वज़ीर-ए-आज़म मेरा जो गुजारा जो है इस तनख्वाह के बगैर नहीं होगा, मैं ये हिस्सा नहीं डाल सकूँगा। अंदाज़ा कीजिए जनाब स्पीकर, कितना अजीम शख्स था वो। कौन शख्स इस तरह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? लेकिन वो शख्स चूँकि सच्चा था, उस ज़ात पर उसको बिल्कुल कामिल यकीन था, मौत पर कामिल यकीन था, ईमानदार था और रिज़्क़ हलाल में वो यकीन रखता था। उन्होंने ये कहा मुझे, फिर बाद में भी मुझे मिले और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आपने बुरा तो नहीं मनाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने सच्ची बात आपने काबीना में की। जनाब स्पीकर, कितनी शिकायतें आपको आती थीं जो पिछले साल गुजर गए, पिछली हुकूमत के दौरान, हज के दौरान जो बदनज़मी और बद इंतज़ामी होती थी। मैं आज आपसे बड़े अदब से ये पूछना चाहता हूँ, जो पिछला जो हज गुज़रा, आपके कानों में भी ये बात पहुँची होगी कि कमाल कर दिया, बेहतरीन इंतज़ाम थे वहाँ पर। इसका सारा सेहरा मुफ्ती शकूर को जाता है कि उन्होंने इंतहाई इखलास के साथ और इंतहाई मेहनत से उन्होंने सारे इंतज़ामात किए। हज के जो डीजी होते हैं सऊदी हुकूमत के साथ, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने
ताउन किया और हमारी तमाम दरख्वास्तों को सऊदी हुकूमत ने माना, लेकिन इंतज़ामात के हवाले से और उससे पहले सालों में आप यकीन करें, बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मुझे भी शिकायतें आती थी कि शहबाज शरीफ साहब ये कैसी हुकूमत है जो रियासत मदीना का नाम लेती है, लेकिन वहाँ पर हाजियों को खुराक का इंतज़ाम ठीक नहीं, वहाँ पर उनके रहने सहने का इंतज़ाम ठीक नहीं। मुफ्ती साहब ने वहाँ पर जनाब डेरे जमा लिए और पूरे इंतज़ामात की खुद निगरानी की वहाँ पे। और आज एक और मैं आपको खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आपको सबको इल्म है, इस हाउस को इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया। और IMF की ये भी एक शर्त वो एक पूरी हो गई। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसकी पोजीशन बहुत टाइट है, और हमारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खुराक, अद्वियात और इस तरह की, उसको हम तरजीह देते हैं। तो इस दफ़ा हज के लिए जो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था, उसके लिए मुफ्ती साहब यकीनन बहुत उनको कंसर्न था कि एक तरफ पाकिस्तान के जो हालात जो हैं उसके पेश नज़र मैं किस तरह वज़ीर आज़म को या काबीना को कहूँगा कि मुझे इतने फ़ंड दिए जाएँ। लेकिन मुफ्ती साहब ने वज़ीर ख़जाना से मुसलसल राब्ता रखा, और जितने भी हमारा ख़्याल था कि बाहर से जो हाजी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी आ जाएगा और वो अपना उससे हमारा मामला चल जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ख़तीर रकम हमें फिर दरकार थी। मुफ्ती साहब ने बड़ी मेहनत की, दुआएं की, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी काविशों के बाद काबीना के सामने ये मामला रखा, और काबीना ने बड़ी खुश दिली के साथ कि ये हाजी जाएंगे वहाँ पर खाना काबा में और रोज़ा अतर पे जाकर वहाँ पर दुआ करेंगे अल्लाह ताला के हुजूर, तो शायद पाकिस्तान की किसी हाजी की दुआ जो है आसमानों को चीरती हुई पहुँच जाएगी अल्लाह ताला के यहाँ, तो वो कबूलियत का वक्त होगा। मुफ्ती साहब की ये बतौर वज़ीर ये आखिरी बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। ये है मुफ्ती अब्दुल शकूर, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मेरे ऑनरेबल काबीना के मेंबर जानते हैं, और ये ऑनरेबल हाउस जानता है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान ये सिर्फ ये ईवान नहीं या काबीना नहीं, आज पाकिस्तान का एक बहुत अजीम मुफक्कर, बहुत अजीम मुफ्ती, एक अजीम शख्स वो हमसे जुदा हो गया, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब सही मानों में JUI के माथे के झूमर थे। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख़याल कर रहे थे कौमी असम्बली में, और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को उन्होंने याद किया, और एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमें भी अभी मालूम हुआ कि वो किस तरह से मस्जिद के पीछे एक छोटे से अहाते, एक छोटे से घर में वो रिहाइश पजीर थे, और एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा बात कर रहे थे यही मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हाफिज़ साहब, हम इससे पहले जमात इस्लामी का तस्करा कर रहे थे, सिराजुल हक साहब काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी सॉर्ट ऑफ क्या हिमायत करती है, कमेटी भी उनके सामने आ गई है। PDM क्या समझती है, मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसले सर्टनली हल हो सकते हैं फिर तो?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर सियासी पार्टियों का बुनियादी उसूल यही है कि मुतनाज़ उमूर या जो भी सूरत हाल हो कशीदा, उसमें सियासत नाम है मुफाहमत का, बातचीत से गुफ्त शनीद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ जो जमात इस्लामी की बात आपने की, जमात इस्लामी PTI से भी उनकी क़यादत से मुलाकात हुई है, सराजुल हक साहब की, और वज़ीर आज़म साहब से भी हुई है। तो पहले मेरे ख्याल में जमात इस्लामी अपना पोजीशन वाज़ेह करे, वो किसके साथ करें, पार्लियामेंट के साथ करें, आइन के साथ करें हैं, या वो जुडिशल मार्शल के साथ करें। और अभी तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से बाहर मुफाहमत करना ये पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। अभी फैसले जितने भी होंगे पार्लियामेंट में होंगे, क्योंकि असल खालिक तमाम इदारों का वो पार्लियामेंट है। लिहाजा जो भी फैसला होगा वो पार्लियामेंट में होगा। अगर इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मसलों का हल हो, तो पार्लियामेंट को उन्होंने क्यों खैर बात कहा। एक आदमी ने अपनी अनानियत में, अपनी ज़िद में, खुद पसंदी में 2 असम्बलियों को तोड़ा और तहलील की, आइन शिकनी की, और तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस में काफ़ी हद तक वो मुलज़म या मुजरिम साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल आपने सुनी। अभी तक हम ये फैसला नहीं कर चुके हैं कि हम इमरान खान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और इन मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए, और फिर बिलखुसूस एक आइन शिकन के साथ जिसका नाम इमरान खान है। अच्छा हाफिज़ साहब, वी गॉट योर पॉइंट। अभी हम इलेक्शन की, आपको पता ही है, सभी इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शन होने हैं, कब होने हैं ये बात ज़रा डिसाइड करने वाली है। कंटिन्यू करेंगे आपसे गुफ्तगू इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बैक। इससे कबल हमने आपको बताया था ना कि फ़ंड्स की फराहमी का मामला काबीना ने अपने इजलास में मंजूर करके कौमी असम्बली को एज़ इस बात की मंजूरी दी कि कौमी असम्बली में डिस्कस होगा। काबीना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या बात की, ये सुनिए। तो जो तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो चाहे वो खामोशी से उससे दस्तबरदार हो जाए। मुफ्ती साहब ने अपने ईमान की ताकत के ऊपर बलबूते पर और खलूस के साथ उन्होंने इसका जिक्र किया कि वज़ीर आज़म मैं ये कटौती नहीं कर पाऊँगा। कितनी बड़ी बात थी कि उस शख्स ने, मर्द मोमिन ने, बग़ैर किसी बात के हिचकिचाहट के अपनी माशी सूरत हाल बयान कर दी। ऐसे लोग कहाँ हैं? इनको चराग जलाने से भी ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते। बारकैफ मैं जितनी भी बात करूँगा मुफ्ती साहब की शख्सियत के तज़किरे के हवाले से वो कम होगी। वो एक अजीम शख्सियत थे और सियासी लिहाज से वो JUI के माथे के झूमर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मैं आप अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से मौलाना असद साहब से गुजारिश करूँगा कि उनके हक़ में दुआ अता फरमाएं। आप देख रहे थे मनाज़र। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्ती अब्दुल के ईसाल सवाब के लिए फ़ातिहा ख़ानी भी की, दुआ भी पढ़ी गई इस मौके पर। और मुफ्ती अब्दुल का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे वज़ीर आज़म कि किस तरह जब कटौती की बात आ रही थी, चूँकि वो इतनी तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारते थे जो यकीन नहीं आता ना सुने लोग आज के ज़माने में, क्योंकि एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया है और एक ऐसा इमेज बना दिया गया है जो कि किसी हद तक ठीक भी होगा। लेकिन ऐसे भी लोग हमारी वफाकी काबीना और हमारी हुकूमत में और हुकूमत साज़ों के दरमियान मौजूद हैं जो लिटरली कच्चे मकानों में रहते हैं। मुफ्ती अब्दुल साहब तो उसकी ज़िंदा मिसाल हैं। और मतलब उनके बेटे की तस्वीरें आ रही थी
पेवंद लगे हुए उस बच्चे ने कपड़े पहने हुए थे। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर अपनी ज़िंदगी में भी और भी अगर ऐसे हैं तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट सेट करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करें। अगर लोगों को पता नहीं होगा तो बताएं। क्योंकि हमें ऑल अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये तो बड़ी सारे ही मिलकर लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स होती हैं और ज़्यादातर की होती भी हैं, इसलिए ये तासुर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनकी नहीं है उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अब ज़रूरत है कि सिर्फ ये बातें उनके जाने के बाद ना हो, उनकी ज़िंदगी में भी ये बातें हो रही हों कि मे बी दिस इज़ अनदर वे ऑफ लिविंग। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के एक्सीडेंट में शहीद होने की जब खबर आई सामने और उसके बाद सोशल मीडिया हमने अचानक से खोला और एक ही सियासी जमात है जिससे ताल्लुक़ रखने वाले सपोर्टर्स, वोटर्स, हैरानी थी कि क्या तरबियत है, क्या सियासी तरबियत है कि किसी के मरने पर सेलिब्रेटरी ट्वीट्स की जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है किसी को दुनिया से जाने के बाद, और उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं छोड़ी जा रही है जब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हैरानी थी। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। आपने देख तो लिया होगा, दो मौजूद मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बताना आपको ये है कि ये जाती हुई घड़ियां हैं, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। वैसे ही कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, छोटी नेकी करेंगे बड़ा सवाब मिलेगा, इसलिए बड़ी नेकी करें तो और बड़ा सवाब मिलेगा। हम आप तक मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पहुँचाते रहे हैं, चैरिटीज़ के बारे में बताते रहे हैं कि किस तरह आप अपनी ज़कात, खैरात, अतियात, सदका कुछ भी करना चाहें वो किस मसरफ़ में खर्च कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बल्कि उसका अस्पताल जो है अपकमिंग है, पिछले साल भी इनसे हमारी बात हुई थी और हम बड़े इम्प्रेस थे बिकॉज देयर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। हमारे अपने मिसबाउल हक हमारे साथ हैं आज, जो कि बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के, और साथ ही हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरहान अहमद ने जो कि CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। थैंक यू सो मच आप दोनों का इधर आने का। पिछले साल ही हम वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, समथिंग स्पेसिफिक जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, और दिल के अमराज भी हर जगह आप इनको ट्रीट नहीं कर सकते। कहाँ तक प्रोग्रेस क्या है आपकी? डॉक्टर साहब आपसे इसलिए पहले स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी आपसे ही बात हो रही थी बिल्डिंग के हवाले से, तो आप बता दें। जी थैंक यू सो मच। हमारा जी 1 साल पहले ग्रे स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में हमें उन्होंने लैंड डोनेट कर दी थी ईयर अगो। वहाँ पर हमारा ग्रे स्ट्रक्चर अल्लाह का शुक्र है कम्प्लीट हो गया है। इस पर तकरीबन 60 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर सर्व हो चुका हुआ है। पर्पस बिल्ड फैसिलिटी है और आगे हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको फिनिश किया जाए। तो मिसबा भाई तो आपका बड़ा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। मिसबा भाई हमने पिछले साल भी बात की थी, लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, पहले ही इतनी चैरिटीज़ होती हैं, यू नो आप लोग को बहुत लोग अप्रोच करते होंगे कि मिसबा आप प्लीज़ इधर आ जाएं, या इस कॉज को प्रमोट कर दें या इस कॉज को प्रमोट कर दें। ये PCHF का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ऑल्दो आप पिछली मरतबा बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक साल हो गया ना उस बात को। जी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। देखें जैसे फरहान भाई ने फॉर पर्सनल रीज़न ये स्टार्ट किया। जी। एक पर्सनल ट्रेजेडी थी, उनकी बेटी की डेथ हुई इसकी वजह से, और अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम लिया कि फ्रॉम 2012-13 अब तक ये कुछ 3,500 बच्चों की सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करवा चुके हैं थ्रू पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। तो देखें अल्लाह किसी न किसी तरह आपको लगाने वाले हैं। मेरी भी जो एसोसिएशन हुई वो इसी तरह हुई। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनकी बेटी पैदा हुई, तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला 2017 में अबाउट CHD। ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि अवेयरनेस नहीं। हम समझते हैं कि शायद बच्चों को दिल का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, होता भी है तो शायद जैसे बड़ों को ट्रीट किया जाता है वैसे होता है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज़्म ही डिफरेंट है, इसके कार्डियोलॉजिस्ट डिफरेंट है, इसके सर्जन्स डिफरेंट है, इसका पैरामेडिक स्टाफ डिफरेंट है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डिफरेंट है। तो वो एक बहुत बड़ा मसला, पहले डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, उसके बाद ऑपरेशन का मसला आया, तो वो सारा जो प्रोसेस मैंने देखा, वो तकलीफ़ देखी उसकी। ज़ाहिर है बच्चों की तकलीफ़, अगर आपके अपने बच्चे हों तो यू कैन फील कि पेरेंट्स को कितना उसका दुख होता है। उस सारे प्रोसेस को देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि निगलेक्टेड फील्ड है, नॉट अ सिंगल डेडिकेटेड चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। यानी इसको हमने बिल्कुल इसके बारे में, और मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो आई थॉट कि ये एक ऐसी चीज़ है फॉर पाकिस्तान जिसको कम से कम इनिशिएट करने की ज़रूरत है। एंड देन आई थॉट कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। और फरहान भाई के साथ उसके बाद से 2017-18 से लेके अब तक आलमोस्ट 6 साल हो गए, और यकीन करें तो कोई इसमें वो नहीं होता, कोशिश होती है कि बस जितना टाइम है जो हम कर सकते हैं इसके लिए
जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि इसके बनने से क्या होगा जी, 2000 सर्जरी सिर्फ इसके अंदर साल की हो सकती हैं, जबकि टोटल 4000 अभी तक हमारी कैपेसिटी है सर्जरीज की। वी नीड एटलीस्ट 20,000 अ ईयर। बच्चे 16-17 हज़ार बच्चों हम लूज़ कर रहे हैं। 16-17 हज़ार फैमिलीज़ को समझें कि ये झटका हो रहा है उनके बच्चे। और ये महंगी सर्जरी होती है? महंगी होती है। ये तकरीबन 5-5.5 लाख से लेके 8-8.5 लाख तक इसकी डिफरेंट, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर भी हम देख रहे हैं और इट्स वेरी इंप्रेसिव कि कितना काम ऑलरेडी हो गया सिंस द लास्ट टाइम वी स्पोक। तो इरादा क्या है, यहाँ जब बच्चे आएंगे माँ बाप आया करेंगे तो उनका फ्री इलाज होगा या कुछ परसेंटेज उनको देना होगा, प्लान क्या है? जी बिल्कुल, अभी तक भी यही हो रहा है कि हमारी कोशिश है कि जो भी बच्चा है, हमारा जो मिशन है वो यही है कि जो भी बच्चा दिल के मर्ज के साथ आए वो अनट्रीटेड ना रहे पाकिस्तान में, और हम उसको वो पे कर सकता है, नहीं कर सकता, अफोर्ड कर सकते हैं, उसके माँ बाप नहीं कर सकते, उसका इलाज होना चाहिए। तो दिस इज़ बेसिकली द टारगेट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैंने पहले बात की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना, बिल्ड करना। आप डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने हैं आपने। एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी क्रिएट होगी ना, एक डेडिकेटेड अस्पताल में ज़ाहिर है सारा ट्रेंड स्टाफ भी चाहिए होगा आप लोग। जी बिल्कुल, इसीलिए ये जो चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मकसद ये कि रिसर्च भी होगी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये है, क्योंकि एक डेडिकेटेड को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है हमारे पास, तो हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है, हम वो ट्रेन नहीं कर पा रहे स्टाफ को। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो टारगेट होगा यही होगा, ताकि वो स्प्रेड हो जाएं फिर पूरे पाकिस्तान में और डिफरेंट हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे भी ये काम हो रहा है वहाँ पे नेटवर्क इंशाल्लाह होपफुली बन जाए। अच्छा डॉक्टर फरहान, बहुत से ऐसे हमने सुने हैं किस्से कि कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती हैं, बच्चों को इवन अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया तक भी ले जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ होती हैं। तो आर वी ओवरलुकिंग, ओवरसीइंग ऑल ऑफ दोज कि अब ऐसी जगह हो जहाँ कहीं जाना ना पड़े और पाकिस्तान में ही हो जाए? जी एग्जैक्टली यही हमारा जो मेन फोकस है वो है कि अभी तो पाकिस्तान में ना दिल के सुराख जिसको आमतौर पर कहा जाता है, वैसे आमतौर पर 35 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़ हैं, उसमें से एक दिल का सुराख है। तो बहुत सारे केसेस हैं जो भी पाकिस्तान में नहीं हो पाते, जिसमें स्पेशली सिंगल वेंटिकुलर बच्चे हैं, जिस तरह मेरी बेटी आयशा थी, उसका एक वेंटिकुलर डेवलप नहीं था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी मुल्क से बाहर जाना पड़ते हैं। फिर अल्टीमेटली हार्ट ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जिस पर अभी तक बात भी नहीं हो रही। सिर्फ यूएस ऑर्गन डोनेशन का सिलसिला नहीं है जी, करेक्ट। फिर आपको पूरा एक नेटवर्क चाहिए, आपके पास 24 आवर्स होते हैं कि भाई आपको ना हार्ट को निकाल कर जो है ना जिस बॉडी को चाहिए उसमें लगाना है। फिर आफ्टर एक दफ़ा आपका ये ट्रांसप्लांट हो जाए तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए होती है। तो डेफिनेटली जी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि एक इदारा ऐसा बने जिसकी ग्रास रूट लेवल से एफर्ट की जाए। एक अभी तक बहुत ज़्यादा बड़ा मसला जो है स्क्रीनिंग का, उस पर अभी तक बात नहीं हुई, मेल न्यूट्रिशन पर अभी तक बात नहीं हुई, क्योंकि हर 100 में से एक बच्चा दुनिया में कहीं भी ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में ये शरह 1 से ज़्यादा है, उस शरह को कम किया जा सकता है। तो उस शरह को वैसे मैं यही सोच रहा था कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मरज़ है तो उसकी प्रिवेंशन पे भी तो हम ज़रा रिसर्च करें जी कि कैसे कम करें हम, हमारे यहाँ क्यों बच्चे इस मरज़ के साथ पैदा हो रहे हैं। जी यही हमारा मेन फोकस है जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए इंशाल्लाह, तो फिर इन सारी चीज़ों पर ग्रास रूट लेवल से काम हो सकेगा। तो मिर्ज़ा भाई ये भी सोचा है, और डॉक्टर फरहान एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड के जो ट्रेनिंग है, ज़ाहिर है आप हमारे पास अपनी नौयत की एक पहली चीज़ बन रही है, तो आप लोग क्या बाहर से ट्रेनर्स बुलवाएंगे या यहाँ के जो बड़े अस्पताल हैं, कराची में भी हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स दिल में स्पेशलाइज करते हैं, बिकॉज उन लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन इसका तमाम निज़ाम वज़ा कर लिया है, मैकेनिज्म बना लिया। मेरे ख्याल में फरहान भाई इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में टच कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने रेज़ की। देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब तक इकट्ठे इस बात को नहीं समझेंगे ना, हम कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर पाते। इसके लिए हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बात की है और वो दोनों तरह का नेटवर्क ज़रूरी है। एक तो बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आएँ, हमारे सेंटर्स में हमारे लोगों के साथ काम करें, फिर हमारे लोग यहाँ से 2-2 साल 4-4 साल की ट्रेनिंग के लिए मुल्क से बाहर जाएं, फिर वहाँ से जब वापस आएँ तो उनके पास काम करने की कोई जगह हो। हम लोग अभी रिसेंटली यूएस में थे, वहाँ पर हम लोग फंड रेजिंग में रिक्वेस्ट की तो बहुत सारे डॉक्टर जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे कहते हैं हमारे पास आज कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है।
अगर आप आज हमें कोई जगह अवेलेबल कर दें तो हम 6-6 महीने साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आकर आपके लिए सेंटर डेवलप कर सकते तो हैं। वो पहले बनाए। अच्छा, ये फंड रेजिंग क्योंकि अब ओवर दिस मंथ रमज़ान में हमने बहुत सी चैरिटीज़ से बात की, सारे ही ऑब्वियसली फंड रेजिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ओवरसीज से भी भेजते हैं, तो लोग अभी भी देते हैं। क्या चीज़ उनको कन्विंस करती है? मिसबा भाई का होना तो एक बहुत बड़ी कन्विक्शन पहले ही होगी कि अगर ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो हम जरूर देंगे। अपील भी कीजिएगा, बिल्कुल, लेकिन कोई डोनर फटीक भी होती है या नहीं होती? आपको उसी तरह मिलता है जिस तरह पिछले पूरे साल में आप लोगों ने पूरी बिल्डिंग बना ली? बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखिए, एक तो हमने ना पहले दिन से इदारा बनाने की कोशिश की है और हमारा फोकस है कि ट्रांसपेरेंसी पर ज़ीरो कंप्रोमाइज़ हो। तो जो टॉप 4 ऑडिट फर्म है उनमें से एक हमें ऑडिट करती हैं। हमारे सारे जो ऑडिटेड स्टेटमेंट हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। फिर हम शरिया कंप्लाइंट है, हमारा पूरा एक शरिया का एक बोर्ड है। तो डेफिनेटली डोनर फटीक तो है, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंशाल्लाह देखें, अगर हम फोकस कर लेंगे ना इस हॉस्पिटल को कुछ अरसे के लिए, इंशाल्लाह बंद तो जाना ही है, लेकिन अगर हम सब अपनी एफर्ट लगाकर इस पर थोड़ा सा अपना फोकस एक कर लें और ये हॉस्पिटल जल्दी बना लें तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उन बच्चों के साथ इंसाफ कर सकते हैं जो बेचारे अभी लाइन में। मिसबा भाई की तस्वीरें लगा के ना आप जगह जगह जरा अच्छे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में कोई वो बॉक्सेस भी रखें सो दैट पीपल कैन डोनेट। मिसबा भाई प्लीज़, अवाम ज़ाहिर है आपसे प्यार करते हैं, लोग आपके फ़ैन हैं, आप कहेंगे तो ज़रा असर और होता है ना बात का। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बात की कि पाकिस्तान को 20,000 की कैपेसिटी चाहिए हर साल और हमारे पास सिर्फ 4,000 ऑपरेशंस की कैपेसिटी है, तो 16,000 बच्चे नहीं हैं, ये 16,000 फैमिलीज़ हैं। और वो पूरी फैमिलीज़ जो है वो अगर वहाँ पे कोई बच्चे की जान ज़ाया होती है तो वो किस तरह अफेक्ट उनको करती होगी, इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए। अपने बच्चों को जहन में रखते हुए जितनी जल्दी हम डोनेट करेंगे, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उतनी जल्दी हम जो है वो ये हॉस्पिटल बनाएंगे और इसके लिए इन बच्चों की जान बचाने के लिए हम कुछ कर सकेंगे। पहले ही बहुत डिले हो चुका है ये सारा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप खुद भी ओवरलुक कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद बड़ा पर्टिकुलर हूँ इस हवाले से और मैंने पहले सारा कुछ ये देखा, जाके कैसे काम करते हैं कि एक चीज़ को देखा, तभी मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। और यकीन करेंगे नॉर्थ अमेरिका में तो हमारा पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन अभी तक हम ज़ीरो एडमिन है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पैसे लगाएं, हम वो उस तरीके से ना वहाँ पे फंड रेजिंग करते हैं कि चैरिटी के पैसों में से लगाना। हम समझते हैं कि जो लोग अपनी ज़कात या डोनेशंस देते हैं वो सारे पैसे इस कॉज की तरफ जाएँ और हम मिनिमम उसको कोशिश करते हैं यहाँ पर भी कि स्पेंडिंग्स हों और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें। तो लोगों से ये अपील है कि ये छोटे बच्चों की जान बल्कि उन फैमिलीज़ का एक मसला है, उनको बचाने की बात है। तो जितना हम इसके लिए कहते हैं, मैंने पहले भी एक बात की थी कि देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर आप 1,000 या 2,000 महीना भी दें ना एक साल के लिए और लाख बंदा दे दे पाकिस्तान की पूरी एक पॉपुलेशन में से, तो ये हॉस्पिटल बन जाएगा। तो ये बस वो पहला कदम रखने वाली बात है। दिल खोल कर एहतियात दें, दिल खोल कर और जैसे कहते हैं ना अपनी तिजोरियों के मुंह भी खोल दें। ठीक है। अच्छा, इस महीने वैसे मिसबा भाई चेन की बात है जी। मिसबा भाई एक रूट होता है ना, अच्छा फरहान भाई जरा इन्हें थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा आपकी इजाज़त से। मैं एक रूट होता है ना क्रिकेट, फिर अस्पताल और फिर मे बी लेटर ऑन सियासत। तो आपका कोई ऐसा इरादा है? नहीं, मेरे ख्याल में वैसे ही आप कोई काम अगर करना चाहें लोगों के लिए तो पाकिस्तान में देखें इतने काम है कि आपको समझ नहीं आती कि किस तरफ जाना है आपने। लोगों को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, आप एक इन अ बेटर वे कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमने इसी सोसाइटी में रहना। ज़ाहिर है ओवरऑल बेहतर होगी तो हमने भी यहीं पे रहना है, हमारे लिए भी एक बेहतर एनवायरनमेंट होगा। हमारे बच्चों ने यहीं पे रहना, बाहर की नेशनलिटी लेके लिवेबल हमने ही बनाना है। और ये सारी तो बाहर की नेशनलिटी से मुझे याद आया कि हमारे लिए फॉरेन कोच बेहतर होते हैं, या फिर आपको पता है कि आप भी बड़े वोकल रहे हैं इस मुताल्लिक़ कि जो करंट सेटअप है इसमें भी शुरू से बहस हमारे लोकल कोचेस के लिए बेहतर है कि वो पाकिस्तान की कोचिंग ना करें, पाकिस्तान की कोचिंग ना करें। उनके लिए बेहतर, उनके साथ अच्छी नहीं होती। बेहतर है। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है नहीं, वो तो बात की बात है। वैसे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? कमिंग फ्रॉम मिसबाह उल हक ऑब्वियसली जेन्युइनली पूछ रहे हैं। लेकिन डजंट मैटर, ये कोई बात नहीं है कि जी लोकल होने चाहिए या बाहर के होने चाहिए। कोई भी कोच हो, अगर वो उसकी वर्क एथिक्स अच्छे हैं, उसका पैशन है, उसकी डिवोशन है उसकी तरफ, फुल टाइम वो देता है,
तो हमारे साथ मेरे साथ बहुत से फॉरेन कोचेस ने काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के, डजेंट मैटर। और पाकिस्तानी कोचेस के लिए क्यों बेहतर है कोई यहाँ काम ना करें? बिकॉज वी डोंट वैल्यू आवर ओन पीपल। पोलिटिसाइज कर देते हैं हम, अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात करते हैं कि हम खामखा अगर को पोलिटिसाइज नहीं भी कोई बंदा इस उससे तो हम उसको कर देते हैं, उसको क्या क्या कि लोगों को यकीन मिसबा भाई कि हमारे प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह फॉरेन कोचेस की कमांड लेते हैं या डायरेक्शंस लेते हैं इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी कोचेस, ऐसा भी कुछ है? मैं आई डोंट थिंक सो। 2 साल मैंने भी काम किया है और प्लेयर कोशिश करते हैं कि जो भी आप उनको गाइड करते हैं जिस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं, बट फॉर सम हाउ वो एक हमारा एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि हम जो है ना तो हमारे फ़ौरन ना तो हमारे पाकिस्तानी कोच को टेन्योर पूरा करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा और एंगल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वही काम फ़ौरन कोच कर रहा हो तो चलता है, लेकिन अगर उससे अच्छा काम को पाकिस्तानी कोच कर रहा हो उसको और एंगल्स से बहुत ज़्यादा आप एक मेरिट पे भी डिसीजंस करते हैं ना, तो समटाइम्स लोगों को लगता है कि यार ये लॉबी है, ये फलां लॉबी है, ये क्योंकि वो एक फॉरेन कोच का एक नेचुरली एक माइंड में होता है ना कि उसका कोई एंगल नहीं है, वो बाहर से आया। एक नेचुरल सी चीज़ है, मेरिट पे भी अगर आप कर रहे होते हैं तो सम हाउ कोई प्लेयर आपको अच्छे लगेंगे, कोई नेचुरली आपको लगेगा नहीं इससे वो बेहतर है, तो वो एक नेचुरल जो है आपके लाइकिंग वो तो होती है, उसको फिर आप कोई और तो वालिदैन के बच्चों में भी होती है, जो बिल्कुल वो तो होती है। अच्छा, ये लास्ट मैंने बस आपसे पूछना है कि अभी किसी का दिन अच्छा करते हैं, ऐसा करते हैं, आप कह रहे हैं नेचुरल लाइकिंग, अभी नए लड़के माशाल्लाह बहुत सारे आए हैं, साइम इज़ डूइंग सो वेल, आपका शायद इत्तेफाक हुआ हो PSL देखने का भी, बड़ा टैलेंट उभर कर निखर कर सामने आता है, किसी पे आपकी नज़र है कि हाँ ये लड़का जो है ना सुपरस्टार, ही कुड बी अनदर बाबर और रिजवान एंड मिसबाह एंड आई थिंक टॉप नॉच मैं जो कहूँगा जो PSL की पिक है वो एहसानुल्लाह है, फास्ट बॉलर, वो एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसा बॉलर नज़र आया है किसी किस्म की पिच पे किसी किस्म की बैटिंग के अगेंस्ट, चाहे वो फुलर बॉल हो, यॉर्कर्स हो, शॉर्ट बॉल हो, लेंथ बॉल हो, ही हैज़ ऑल दोज ट्रिक्स जो उसके पास है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है, जिता भी सकता है पाकिस्तान को बड़े क्रूशियल मैचेस। बैटिंग में ऑब्वियसली सैम इज़ वन ऑफ देम, जो कि बड़ा ज़बरदस्त एक बैट्समैन, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में जैसे वो खेल रहा है वो आगे चल के बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता है। और भी लड़के नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन ये 2 स्टैंड आउट जो परफॉर्मर्स हैं ओवरऑल मुझे लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर अगर आप देखें ना तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फास्ट बॉलिंग की बैटरी और सेटल टीम है। मुझे लगता है कि यहाँ से पाकिस्तान अगर अच्छा ना करे तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अगर इन लड़कों के साथ और इस माहौल के साथ और इस वाइब के साथ भी हम वर्ल्ड कप ना जीते ना, अराउंड द कॉर्नर, 2019 के बाद ये स्टार्ट हुआ था, आप देखें तो आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ बन गई है, 7-8 बल्कि 9-10 फास्ट बॉलर ऐसे हैं और फिर मिडिल ऑर्डर की हमारी एक हमारे हमें कभी कभार लगता है, मुझे लगता है जो डेवलप हो रही है ऐसा सैम को नीचे लेके आए हैं, थोड़ा सा बेहतर। यहाँ पता है बचपन से हम लड़कों को शौक होता है ना ओपन करने एक बात होती है कि शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाबर पे कि तीनों फॉर्मेट्स के वही कैप्टन है। अब हमने बाकी टीमों के साथ देखा है दुनिया में कि डिफरेंट कैप्टन चेंज भी हो जाता है, T20 का कोई और, टेस्ट का कोई और, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। देखिए प्रेशर तो हम लोग ही डालते हैं ना, हम लोग ही बाहर से प्रेशर डालते हैं। प्रेशर का अगर इफेक्ट हो रहा होता तो बाबर की एज ए बैट्समैन तो परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही, तो प्रेशर अगर होता तो वो खुद परफॉर्म ना कर पाता ना, तो वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर हम क्यों ऐसे करते हैं कि हमने एक बंदे पे 4 साल इन्वेस्ट किया है, जब अब वो थोड़ा सा एक बनना शुरू हो गया, वो लीडरशिप उसमें आनी शुरू हुई है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू, उससे पहले उसने कप्तानी नहीं की थी, तो अब हम फिर ज़ीरो से कोई नया स्टार्ट ले लें, तो ये बड़ा हम ऐसे ही अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एक अजीब सी सिचुएशन शुरू हो जाती है टीम में, कुछ बन नहीं पाता। लॉन्गर रन के लिए उसको ठीक है हमने रखा है, रखें। खुद वो अगर कहे कि ठीक है मुझे कुछ ऐसा है कि मैं ज़रा थोड़ा सा लोड ऑफ करना चाहता हूं तो ठीक है जी अगर करने, तो वरना मेरा नहीं ख्याल, एक बंदा चल रहा है तो उसको। अच्छा मिसबा भाई, एक और आपका कमेंट और आपका ओपिनियन भी चाहेंगे कि अभी एक कंट्रोवर्सी सी चली हुई है जहां एशिया कप में इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, मतलब रिफ्यूजिंग टू कम, फिर आगे वर्ल्ड कप आना है, पाकिस्तान भी हम कह रहे हैं न्यूट्रल पे खेल लेते हैं, जरा कहीं और खेल लेते हैं, कोई हाइब्रिड मॉडल ले आते हैं। आप क्या सोचते हैं किस तरह ये रिजॉल्व हो सकता है इशू?
देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करता हूँ कि पॉलिटिक्स को अगर आप मिक्स करेंगे ना स्पोर्ट्स के साथ तो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। पाकिस्तान कहेगा जी हम वहाँ नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, फिर वही पावर गेम। तो वो होता क्या है, एंड पे आपकी जो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट है, वो सफ़र करती है। तो गेम तो वही आ गए ना कि भाई जिसकी लाठी, और ये सबको पता है कि ये मैच मिस नहीं हो सकते। एवरीबॉडी नोज दैट, क्योंकि रेवेन्यू है सारा इसमें, इन्हीं मैचेस से जुड़ा है सारा रेवेन्यू। बात तो फिर वही है ना, ये गवर्नमेंट लेवल की बात है, उस पे ये जब तक सेटल नहीं होगा ना, मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि जी हम आपस में ना खेलें, और ना ही प्लेयर ये चाहेंगे, और ना ये फैंस चाहते हैं कि हम ना खेलें। ये बात वही है, मोदी जी नहीं चाहते, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे एक चीज़ है, उसको सेटल डाउन होना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि हमने तो खेला हुआ है ना, वो जब यहाँ आके खेलें और हम वहाँ जाके खेलें हैं तो वो एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट होता है। वो जिस तरीके से वो लोग आपको वहाँ पे जिस तरह वो आते हैं, जिस तरह वहाँ पे आपको वो सपोर्ट नज़र आती है, जिस तरह का प्यार नज़र आता है, और वो जब यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पर पाकिस्तान में लोग जिस तरह, तो वो बेसिकली वो दैट इज़ लव फॉर द गेम। वो उससे हम क्यों डिप्राइव कर रहे हैं दुनिया को? बिगेस्ट राइवलरी ऑन द फील्ड जिसको एंजॉय करते हैं, और सबसे बड़ी ऑडियंस है उसकी, सबसे ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है उसकी, उसको देखने वाले। बिल्कुल, हर लिहाज से आबादी भी ज़्यादा है, और अगर देखें तो दोनों तरफ दूसरी कोई ऐसी गेम नहीं है जो इतनी डोमिनेटिंग हो। इसलिए हर बंदा पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, क्रिकेट खेला जरूर होगा बचपन में, या देखता जरूर होगा, वो जो भी हो। मेरा ख्याल है खेला जरूर होगा, चाहे वो प्लास्टिक की टप्पे वाली बॉल से खेला हो, लेकिन जरूर खेला होगा। अच्छा जी, कमिंग बैक टू पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, फाइनली डॉक्टर साहब ये बता दें कि व्हाट इज द वे टू डोनेट? आपकी वेबसाइट है जहां लोग जाके डोनेशंस कर सकते हैं। जी, एक तो इसमें मैं एडिशन चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल का जो इस वक्त हदफ है ना, वो है कि हम जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट कर लें। इसका 2 अरब और 40 करोड़ का डेफिसिट है। इसमें हमारा इक्विपमेंट और फिनिशिंग हो जाएगी, जिसमें हमारा 30 बेडेड ICU, 30 बेडेड रूम और 3 ऑपरेशन थिएटर और 2 एंजियोग्राफी की लैब्स होंगी। हमारी वेबसाइट पर जी हमारे सारे बैंक्स अकाउंट मौजूद हैं, ज़कात का अकाउंट मौजूद है, डोनेशन का अकाउंट मौजूद है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट मौजूद है, शरिया कंप्लाइंट हैं हम लोग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा, जैज़ कैश। सो एनीबडी हु इंटेंड टू डोनेट, जी जो चाहते हैं ना डोनेट करना, इंशाल्लाह उसके लिए रास्ते मौजूद हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरहान अहमद, मिसबाह उल हक भाई, थैंक यू सो मच। आप आते रहा करें, अदरवाइज भी कराची आते हैं तो आ जाए करें हम। जी जरूर, इंशाल्लाह बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ। एंड अभी हम एक ब्रेक लेनी है, कुछ देर में वापस आ रहे हैं। सी यू इन अ बिट। अच्छा जी, किस तरह ताल्लुकात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। आपको बताएं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की खबरें कई रोज़ से आ रही थी, और अब इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, और ये मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी इंकरेजिंग खबर है। जब ये मामला शुरू हुआ, जब इस सिलसिले में खबरें आना शुरू हुई, तो इस पे लोगों ने, मुस्लिम ममालिक ने बड़ी खुशी का इजहार और इत्मीनान का इजहार किया कि अगर ये हो जाता है। अच्छा, इसकी डिटेल में जाते हैं ना। आपको बताएं कि ईरान ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को बाकायदा दौरा तेहरान की दावत दे दी है। कुछ अरसा पहले हम ये नहीं सोच सकते थे, लेकिन यू नो हाउ थिंग्स वर्क। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है, और अगर ये दावत कबूल कर ली जाती है तो कई दहाइयों से जारी एक सर्द जंग की सी सूरत हाल का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। सो इट वुड बी अ मेगा डेवलपमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा। और सऊदी और ईरान के ताल्लुकात की बहाली का अमल गुज़श्ता माह एक्चुअली चीन की कोशिशों से शुरू हुआ था। सऊदी फरबरमा को दौरा ईरान की दावत इस बात का सर्टनली इशारा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, होपफुली इंशाल्लाह, और यकीनन खित्ते के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और सऊदी अरब भी आपको पता है ना, एक नए विजन के साथ अब मैदान में आया है। बिल्कुल ही अपना ऑरा, अपना इमेज, अपनी डायरेक्शन, सब कुछ उन्होंने तब्दील कर दिया है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्राइट फ्यूचर, जहां उनका इन्हिसार तेल पर काम और दीगर मामलात पर उनका हमेशा से था। इट्स अ डिफरेंट फ्यूचर। जिस तरह एक विजन उनका जो है वो बदल गया है, ये सही होगा कहना। अच्छा जी, हमने आपको पता ही है कितने दिन से हम ये नूरजहां वाला मामला डिस्कस कर रहे हैं। उसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक ही है, और चिड़ियाघर पर मुस्तकिल दबाव भी बढ़ रहा है कि भाई इसको बंद करें। अगर 800 जानवर नहीं आप मैनेज कर सकते, हैंडल कर सकते, जहां कोई सहूलत नहीं है जानवरों के लिए। ये 250 कनाल के लगभग का एरिया, वैसे अगर इसको
अब ये चूंकि बंद करने की बातें हो ही रही हैं ना, तो इसको एक बेहतरीन अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये शहर के लिए नेमत साबित होगा। ये एक वेल थॉट थ्रू एक प्रोसेस होना चाहिए। ये नी जर्क रिएक्शन बिकॉज इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है तो आओ इसको बंद कर दे। इसके बारे में ज़रा सोचा जाए कि इसको बेहतर तरीके से अगर बंद भी करना है तो क्या किया जा सकता है, उन जानवरों को क्या किस तरह। एंड दिस इज ऑल्सो होम टू डेकेड्स ओल्ड ट्रीज। सो अल्लाह ना करे कि कभी ये किसी बिल्डर माफिया या लैंड माफिया के हाथ चढ़े। ये जो 250 कनाल के रकबक एरिया है इन द मिडल ऑफ द सिटी, ये इसी अगर सेंचुरी नहीं जानवरों की तो एटलीस्ट एक बेहतरीन अर्बन फॉरेस्ट बना दिया जाए ताकि शहर को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करे, पोल्यूशन भी कम करे और यहाँ नेचुरली आकर चरिंद परिंदे आकर रहे। एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स जिनके लिए प्राइमरीली जू होता है, अदरवाइज इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस। इट इज, वरना तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है। अच्छा, चिड़ियाघर में आपको पता ही है जानवरों को जो सहूलतें हासिल हैं वो एक्चुअली उसके पे क्या बात करना सब जानते हैं। 17 साल हथनी नूरजहां की हालत बता रही है कि यहाँ जानवरों का कितना ख्याल रखा जाता है और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। वैसे हम तो काफ़ी अरसे से बोल ही रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तजवीज़ की हिमायत की है कि कराची के चिड़ियाघर को बंद करके जानवरों को महफूज माहौल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तयन करना कि महफूज माहौल क्या है इन जानवरों के लिए। और इससे पहले बख्तावर भुट्टो ने अपनी ट्वीट में हथनी नूरजहां की वीडियो जो थी उस पर तबसरा करते हुए लिखा कि कराची चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसे संभालना कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बस की बातें बहुत बड़ी बात है उनका यही कह देना, बिकॉज द क्रिटिसिज्म इज़ कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। और एक होता है ना जी, ये सीज़न बड़ा बुरा मुश्किल गुजरा जानवरों के लिए या ये जू अथॉरिटीज़ के लिए, ये इनका स्टेटस को हमेशा से यही रहा है। दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। तो जानवरों की ये हथनी नूरजहां की भी हालत जो अभी हुई है ये पिछले 1 महीने में ऐसी नहीं हुई। शी वॉज गेटिंग देयर। हाँ, काफ़ी अरसे से ये हो रहा था। ज़ाहिर है इतना बड़ा जानवर है, जवान है, अभी 17 साल is nothing in elephant years. in an elephant's life. ये अगर जवानी में कोई माजूरी की तरफ चला जाए तो उसका क्या हशर हो रहा होगा जिसकी वजह से वो माजूर हो रहा हो। अच्छा जी, दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म की स्ट्रेटिजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफ़ी ने ट्वीट पे उम्मीद जाहिर की कि बाकी सूबे भी चिड़ियाघरों को बंद करने के बारे में सोचेंगे। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट क्योंकि इंतज़ामिया जानवरों को वो सहूलतें नहीं दे सकती जो उन्हें एक कुदरती माहौल में जो उनको मिलती है। नेचुरल हैबिटेट तो उनका कभी भी हो नहीं सकता। 1817 को कायम होने वाला चिड़ियाघर इंतज़ामी नाअहली के बायस आज बंद होने के करीब पहुंच गया है और चंद अफराद की नाअहली और और ये बंद करें और एक बेहतरीन किस्म के आप सफारी पार्क सेंचुरीज डेवलप करें। पता है सफारी पार्क डेडिकेटेड भी हैं, बने भी हुए हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं है उस तरह से, लोगों को पता नहीं है, एक्सेस नहीं है, सहूलियात नहीं है। आप 3-4 दिन के टूर्स प्लान कर सकते हैं बेहतरीन, अगर आपके पास सफारी पार्क हो, दुनिया अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई निज़ाम है नहीं। वैसे तो ये सही भी चल सकता था अगर जो लोग इसको चला रहे थे अगर उनकी इंटेंशन सही होती और अगर वो डेडिकेटेड होते हैं, इफ दे न्यू एग्जैक्टली कि भाई उनके अंडर ये पूरा जू और ये जानवर आते हैं तो इसको सीरियसली लेते तो शायद इसको चला भी लेते। अच्छा, लाहौर चिड़ियाघर आपको पता है इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड और बचपन से हम जाते हैं, अब भी लिटरली बच्चों को जाते हैं तो कभी चले जाते हैं। एक्सेप्ट वहाँ बहुत बेहतर हालात हैं जानवरों के, एक्सेप्ट मुझे जो है ना जो बंदरों के पिंजरे हैं ना वो देख के खौफ आता है क्योंकि उसमें से बंदर भी स्पॉट करना आपके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, उसमें अभी जो हम दिखा रहे हैं बाय द वे वो कराची के हैं, बट यस यू आर राइट, जालियां लगी हुई होती हैं। अच्छा, और फिर कैन आई जस्ट ऑल्सो ऐड हेयर कि क्या हम इंतज़ामिया को भी सुना रहे हैं, मैनेजमेंट ब्ला ब्ला, जब लोग जाते हैं ना वो भी जानवरों को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। आई एम सॉरी, वो एंटेगनाइज करते हैं जानवरों को। वो ये जो 10-10 जालियों की आप बात कर रहे हैं ये इसीलिए लगी होती हैं, लोग अपने हाथ पैर बीच में डाल रहे होते हैं कि जी टच करके दिखाएंगे। ये टैबी टाइगर था, ये अब इस दुनिया में नहीं है। सो या क्यों आपने क्या इस पे कोई साइन लगाया हुआ था कि आपको देखते ही पता चल गया कि ये वही है जो नहीं है? मुझे बताया था अच्छा, बताया था किसी ने। एनीवे, तो ये लोगों का भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इंतज़ामिया सही ट्रीट करते हैं जानवरों को और जो लोग जाते हैं देखने वो भी कोई खास अच्छा ट्रीट नहीं करते इफ़ दे गेट क्लोज टू देम। माशाल्लाह लोहे के बेंचेस रखे हैं, उस पर शेर बैठा हुआ है, वो कभी भी सोचा नहीं होगा कि मुझे ज़िंदगी में इन चीज़ों पर बैठना और सोच लो गर्मियों में वो गर्म कितना होता होगा।
मतलब ये वाकई ये कोई इसमें कोई एक भी हैबिटेट ऐसा नहीं है जानवरों का जहाँ जानवरों को रखा जा सके। एक भी कोई जगह है, एक भी कोई हमें नहीं नजर आया पिंजरा जो बना हुआ हो इस काबिल कहना है जज से कि हमारे इंडिविजुअल्स जो है प्राइवेट सिटीजन्स ने भी बड़े बड़े ऐसे जानवर अपने होम जूज में रखे हुए हैं। पंजाब में तो ऐसा वैसे बहुत है और इनफैक्ट हमें सिंध का भी बहुत पता है, जिराफ टाइप चीज़ें भी रखी हुई हैं लोगों ने। भाई ये आपके घरों के जानवर, ये पेट्स नहीं बन सकते जितना भी आप बनाने की कोशिश करें। दिस इज़ रॉन्ग। आप अच्छा पाल रहे होंगे, अच्छी तरह रख रहे होंगे, बट इट्स अननेचुरल एटमॉस्फेयर फॉर दीज एनिमल्स। तो लिहाजा ये भी एक चीज़ है। अपने शशके के लिए रखा हुआ है ना, शो मारने के लिए। हाँ, शो मारने के लिए। बाज़ लोग कहते हैं कि वी केयर अबाउट एनिमल सो मच, और हमें तो इस तरह कोई बीमार जानवर मिल जाता है तो हम उसे पाल लेते हैं, सब कुछ होता है। तो घर में कुत्ते बिल्लियां ही रखे ना, तो शेर तो ना ला के रखे। शेर कहाँ आपको बीमार मिल गया सड़क पे चलता चलता? ये तो आपने अपनी शौक से लिया होगा और यकीनन इलीगली भी लिया होगा। अच्छा, इस तरह तो बिकते भी नहीं है। नूरजहां का हेल्थ बुलेटिन आपको अपडेट हमने देना है और अब्दुल वली हमारे साथी हैं, वो बता रहे हैं कि उसकी हालत आज कैसी है। जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची चिड़ियाघर से, जहां बीमार 17 साल नूरजहां को जो है वो मकामी डॉक्टर्स इस वक्त भी तबी इमदाद फराम कर रहे हैं। और इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट है, मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर खबर अयूब साहब। 5 दिन हो गए हैं, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, ये ICU पेशेंट है, ये ICU का पार्ट है इस वक्त जो एरिया बनाया हुआ है। तो हमें इस वक्त जितनी तवज्जो हम दे सकते हैं, दिन हो या रात हो, हम वो दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ये स्टेबल हो जाए। डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है, 24 घंटे यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, तमाम दवाइयाँ मौजूद हैं, कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो नहीं हम दे सकें इसको। हर तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बीमारी आज की नहीं है। जो परसेप्शन इस वक्त डेवलप किया जा रहा है वो ये कि शायद कोई नेग्लिजेंसी हो गई इन 6 दिनों के अंदर और ये बीमार हो गई, तो ये तो महीनों से बीमार है। कभी कभार ये बिल्कुल सही हो जाती है और खड़ी हो जाती है, कभी कभार ये बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो ये जो फेज़ है, इस फेज़ के अंदर से निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। वो टाइम हम चाहते हैं कि 4 पॉज के साथ यहाँ पर हम लगाएं। तो 4 पॉज की टीम इंशाल्लाह आज हम बता देंगे कि कौन सी फ़्लाइट से वो लोग यहाँ आ रहे हैं। उस फ्लाइट के बाद यहाँ पहुँचने के बाद फिर वो तमाम चीज़ें टेकअप कर लेंगे और ये लोकल टीम जो हैं इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अनकरीब जो है वो 1 से 2 दिनों में जो है वो टीम 4 पॉज पाकिस्तान आकर एक बार फिर से जो है वो अपनी निगरानी में इसको तबी इमदाद फराम करेंगे। जी, 4 पॉज वाले पहुंच जाएंगे तो फिर होपफुली लेट्स सी वो किस तरह ओवरसी करते हैं सूरत में। They are coming back. They are. We're going to see you tomorrow, inshallah.